मौर्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके भाग 2 के बारे में। इससे पहले के वीडियो में, जो कि इसका पार्ट फर्स्ट था, हमने जाना कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन इतिहास को जानने के पुरातात्विक सोर्सेस के बारे में। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, पुरातात्विक सोर्सेज में सबसे प्रमुख होते हैं अभिलेख, जिसमें अशोक के द्वारा बनाए गए लगभग 40 अभिलेख प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, संपूर्ण मौर्य काल में प्राप्त एकमात्र ताम्रपत्र अभिलेख जो कि सोहगौरा का अभिलेख है, और इसके अतिरिक्त महस्थान का पाषाण लेख जो बांग्लादेश के बोगरा ज़िले में स्थित है। ये मेन पुरातात्विक सोर्सेज हैं। ये जो आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये अशोक के काल के अभिलेखों के चित्र हैं जो प्राकृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए हैं। इन अभिलेखों की भाषा को हमारे इतिहासकारों ने डिसाइफर किया है, और उसके बाद ये पता चला था कि ये सारे अभिलेख अशोक से संबंधित हैं, और अशोक के बारे में प्रियदर्शी जो लिखा है वो अशोक से एसिमुलेट करके ये पता लगाया गया कि ये सब जो देवानाम प्रियदर्शी शासक हैं, ये मौर्य सम्राट अशोक हैं। तो इन सब शिलालेखों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे ज़्यादा महत्व अब अशोक के अभिलेखों का है। ये अभिलेख भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में मिले हैं। इन अभिलेखों से अशोक के इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर हम अशोक के अभिलेखों की बात करें तो उनके शिलालेखों को हमने 2 भागों में बांटा गया है, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वृहद का मतलब होता है बड़े शिलालेख, यानी जो बड़े बड़े शिलाखंडों पे लिखे गए हैं। कुछ छोटे शिलाखंडों पे लिखे गए लघु शिलालेख भी हैं। अशोक के कुछ स्तंभ लेख भी हैं। जो सबसे प्रसिद्ध अशोक का स्तंभ लेख है वो सारनाथ का स्तंभ लेख है, जिसका जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इसके अतिरिक्त अशोक के बहुत सारे अभिलेख गुफाओं में मिले हैं, जिनको हम गुहा लेख या गुफा लेख भी कहते हैं। आइए जानते हैं अशोक के वृहद शिलालेख कौन से हैं। अशोक के 14 विभिन्न राजाज्ञाएं या शासनादेश हैं जो 8 विभिन्न स्थानों पर प्राप्त किए गए हैं। इन 8 जगहों से मिले शिलालेखों की जानकारी इस प्रकार से हम ले सकते हैं। सबसे पहला है शाहबाजगढ़ी का अभिलेख, जो आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर ज़िले के यूसुफजही तहसील में स्थित है। इस अभिलेख की खास बात यह है कि ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, और 1836 में जनरल कोर्ट ने इसका पता लगाया था। इसके अलावा आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर ज़िले की यूसुफजई तहसील में स्थित ये अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। कालसी का वृहद शिलालेख दूसरा शिलालेख है, जो उत्तर प्रदेश के देहरादून के ज़िले में स्थित है, और इसको फॉरेस्ट नाम के अधिकारी ने खोजा था। ये स्थान यमुना और टॉस नदियों के संगम पर स्थित है। ये अभिलेख ब्राह्मी में और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा गिरनार, जो कि काठियावाड़ के जूनागढ़ के समीप है, वहाँ गिरनार की पहाड़ी पर अशोक का एक वृहद शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। इस स्थान की महत्व इस बात से भी है कि यहाँ पर हमको साथ में जूनागढ़ में रुद्रदामन का अभिलेख भी मिला है, और हमें समुद्रगुप्त का अभिलेख भी गिरनार में प्राप्त हुआ है। ये जनरली जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, उसके बाद जो गुप्त साम्राज्य था, उसकी पश्चिमी सीमा का एक महत्वपूर्ण जगह थी जूनागढ़ या गिरनार की पहाड़ी, जहाँ पर हमको बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनसे इतिहास का कालक्रम डिसाइड करने में, कौन से राजा ने क्या किया था, कौन पहले हुआ था, किसके क्या उपलब्धियाँ थीं, ये जानने में बहुत मदद मिलती है। धौली, जो कि उड़ीसा के पुरी ज़िले में स्थित है, ये धौली की पहाड़ियों पर हमको कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं,
3 छोटी पहाड़ियों पे एक श्रृंखला में लेख खुदे हुए हैं। इनका पता 1837 में अंग्रेज अधिकारी केटो ने लगाया था और कलिंग की राजधानी जो तोसली है उसके अधिकारियों को ये शिलालेख संबोधित किया गया है। आप जब आगे मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे तो पता चलेगा कि कलिंग का युद्ध अशोक के काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसने उसका पूरा जीवन ही बदल डाला और इसके पश्चात मौर्य शासकों के काल में युद्ध घोष के स्थान पर धर्म के प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। तो कलिंग में जो परिवर्तन अशोक की जीवन शैली में या उसके मानसिकता में आया था उसको संबोधित करता है ये शिलालेख। इसलिए धौली का वृहद शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। और क्योंकि उसमें सबसे पहले अशोक ने बोला कि सारी प्रजा मेरी संतान है। इसके अलावा जौगढ़ का वृहद शिलालेख, ये उड़ीसा के ही गंजम जिले में स्थित है। इसमें अन्य बातों के अलावा कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासक नीति के बारे में भी बताया गया है। किस प्रकार से अशोक जो है अपने राजुकों को, अपने अधिकारियों को आदेश देता था, उसका वर्णन इस जौगढ़ के वृहद शिलालेख में मिलता है। इसके अतिरिक्त एरुगिडी जो कि आंध्र में स्थित है, सोपारा का वृहद शिलालेख जो महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है, और सन्नति का वृहद शिलालेख जो कर्नाटक में स्थित है, और ये अशोक का सबसे लेटेस्ट शिलालेख था। तो इस तरह से ये शिलालेख वृहद शिलालेख थे। इसके अतिरिक्त अब आते हैं लघु शिलालेखों पर या लघु स्तंभ लेखों पे। इसमें सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ लेख सबसे प्रसिद्ध हैं, जिसमें बौद्ध संघ की नीतियों और उनके बीच में हुए मतभेदों को रोकने की बात की गई है। सारनाथ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका जो ऊपर का भाग है स्तंभ लेख का, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है और हमारे करेंसी नोटों पे भी जो चिन्ह बना हुआ है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह इसी सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में अशोक का की रानी कारुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए इन स्तंभ लेखों को या इन शिलालेखों को रानी के शिलालेख भी कहते हैं। लघु स्तंभ अभिलेख जो है अशोक के, उसमें सबसे प्रमुख है रुमिनदेई का शिलालेख। ये शिलालेख इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इसकी खोज जो थी उसका सबसे पहले अनुवाद फ्यूरर और जॉन ब्यूलर ने किया था और उन्होंने इसका अनुवाद करके इसे प्रकाशित किया था। इनके अनुसार अपने अभिषेक के 20 साल बाद देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी रुमेनदेई, ये जो नेपाल में स्थित है, वहाँ आया था और उसने वहाँ की पूजा की थी। और क्योंकि नेपाल का ये जो स्थान है रुमेनदेई, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर शाक्य गणराज्य में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उस चीज़ को मेंशन करने के लिए अशोक स्वयं यहाँ आया था और उसने यहाँ बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बनाई थी और एक स्तंभ स्थापित किया था और लुम्बिनी गांव के पास है। और उसने यहाँ का कर माफ़ कर दिया था और बहुत सारे लाभ इस गांव के निवासियों को दिए थे, जिसका उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि उस काल में राजा का क्या महत्व होता था, यहाँ की कर व्यवस्था कैसी थी और राजा को क्या क्या अधिकार प्राप्त थे। लघु शिलालेख जो है वो सांची में जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सारनाथ जो वाराणसी या उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौशाम्बी जो इलाहाबाद के समीप है, रुमेनदेई जो नेपाल की तराई में लुम्बिनी के पास है, और निगलीवा जो नेपाल की तराई में स्थित है। इन स्थानों से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेखों के अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं जिनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। वो है सिक्के। ये सिक्के जो हमें मौर्य काल के बारे में बताते हैं, ये श्रेणियों के द्वारा जारी किए गए थे। विद्यार्थियों को मैं बता दूं, श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी जो मौर्यकालीन व्यापार और स्पेशली जो सिल्क रूट का व्यापार था जो हम चाइना से और अन्य स्थानों से करते थे, उसके क्षेत्र में श्रेणियों का बहुत महत्व था। श्रेणी एक तरह से गिल्ड या बाजार व्यवस्था थी, एक साहूकारों की एक व्यवस्था थी
जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य जिस तरह से आज हम शेयर बाजार को जो स्थान दे सकते हैं, वही महत्व उस काल में श्रेणी व्यवस्था का था। तो वो अपने सिक्के, जैसे डिबेंचर्स और शेयर्स जारी होते हैं, उसी प्रकार से श्रेणियों के अपने सिक्के जारी होते थे, जिनका महत्व साम्राज्यों के बाहर भी बहुत अधिक होता था। तो ये जो सिक्के हैं, ये पता चलाते हैं कि किस तरह की व्यापारिक स्थिति थी मौर्य काल की, किस तरह की फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति थी किसी शासन की। तो ये भारतीय मुद्रा प्रणाली के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। ये आप देख सकते हैं जो सिक्के हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह के सिक्के जारी किए गए थे। और जैसे रोमिला थापर जो बहुत प्रमुख इतिहासकार हैं, उन्होंने अंतिम जो मौर्य साम्राज्य थे उनके काल के सिक्कों को की जानकारी देते हुए बताया कि उस काल तक आते आते मौर्यकालीन व्यापार में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। अशोक की धार्मिक नीति के कारण अराजकता फैल गई थी, और जिसका प्रभाव चलता है सिक्कों का जो स्वर्ण की और चांदी की जो शुद्धता थी वो कम होने लगी थी, जिससे पता चलता है कि उस काल में मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो इन सिक्कों से ये जानकारी मिलती है। ये जो सब पुरातात्विक स्रोत थे, इन सब स्रोतों से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में अशोक के काल में बौद्ध धर्म का महत्व बढ़ा। उसने किस तरह से अपने धम्म को प्रचारित और प्रसारित किया, किस तरह से उस समय की प्रशासन व्यवस्था चलती थी। तो ये साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत मौर्य काल के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन है। आप इसी विषय पे अन्य वीडियोस को मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखें, लाइक करें और कमेंट करें उसके ऊपर, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इसे शेयर करें। धन्यवाद।